नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। रविवार को होगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ। कांग्रेस के निर्णय के विरोध में उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। दिग्विजय सिंह ने लगाए शिवराज पर झूठ बोलने के आरोप। भारत नेपाल सीमा न खुलने पर व्यापारियों में भड़का आक्रोश। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते बयानों का दौर जोरों पर है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शिवराज ने अभी तो घुटने टेके हैं, 3 नवंबर के चुनाव आते आते जमीन पर लेट जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं कि कर्ज माफ नहीं हुआ, जबकि उनके मंत्री कर्जा माफ करने की बात खुद स्वीकार करते हैं। सिंह चौहान कितना झूठ बोलते हैं मामा ये कि कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्हीं का मंत्रिमंडल के किसान मंत्री कहते हैं कि 27 लाख लोगों के कर्जे माफ हुए और 11,500 करोड़ का कर्जा माफ किया। अरे मामा, 15 साल में तुमने 1 रुपया भी किसान का कर्जा माफ किया हो तो जरा बता दो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इस बात की ऐसी बात करते हैं। समझ जाओ, सुधर जाओ। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, वो सारे काम जो तुमने गलत किए हैं उसकी सारी जानकारी हमारे पास है। और अधिकारी कर्मचारियों को भी मैं हिदायत देना चाहता हूं कि अब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। अब ये भी अजीब सी बात है, अभी 8 तारीख को डिप्टी कलेक्टर्स के ट्रांसफर हुए। मोदी जी और योगी जी और भाजपा जो इनका विरोध करे वो राष्ट्रद्रोही है। अब हाथरस में वाल्मीकि समाज की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। जिसने किया वो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसकी फोटोग्राफ बड़े बड़े नेताओं के साथ है। उसको बचाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज नहीं होने के बाद 22 तारीख को जब उसने फिर बयान दिया तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। और अब कह रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये नहीं आया है कि उस पर रेप हुआ। जनाब, 72 घंटे बाद तो कोई प्रमाण रहता ही नहीं है। तो ये सारे जो बातें हैं अब आप जोड़ रहे हैं, कहीं तो इसको मुस्लिम आतंकवादियों के साथ जोड़ते हैं, कभी नक्सलियों से जोड़ते हैं। योगी जी, आप जिस मठ पर बैठे हुए हो ये गुरु गोरखनाथ की पवित्र गादी है। जिस गुरु गोरखनाथ ने दलित गरीब समाज के लोगों को सम्मान दिलाया, आप एक एक बात जो आप कर रहे हो, एक कदम उठा रहे हो, ये गुरु गोरखनाथ जी के आदर्शों को आप मटिया मेट कर रहे हैं। आपको तो इस गद्दी पर भी नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री पद का तो इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूं कि इस मठ से भी आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। सर, उत्तर प्रदेश की घटना तो मध्य बड़ा मलहरा में कांग्रेस प्रत्याशी को बदलने की मांग को लेकर कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे। इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोई भी विरोध नहीं हो रहा है, केवल कुछ लोग नाम से असंतुष्ट थे। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि अब तो टिकट बढ़ चुकी है, अब विरोध नहीं है, अब तो सब के सब मिलकर बड़ा मलहरा के प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। का अपमान किया आपने? नहीं, मैंने 4 पीढ़ी का बताया था। माधवराव सिंधिया हमारे भी नेता रहे हैं भाई। मैंने कहा था कि माधवराव सिंधिया जी ने भी अलग पार्टी बना दी थी कांग्रेस के खिलाफ, जो बनाई थी। इस तथ्य को कोई छुपा सकता है क्या? मैंने झांसी की रानी से शुरुआत हुई, अंग्रेजों का साथ दिया और उनकी पीठ में छुरा घोंपा। फिर डीपी मिश्रा की सम्मिश्र सरकार राजमाता साहब ने गिराई। फिर माधवराव सिंधिया जी ने अलग पार्टी बनाई कांग्रेस के खिलाफ। फिर ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार छल बल कपट से गिराई। इसमें कोई तथ्य छुपा हुआ थोड़ी, काहे का अपमान।
जो तथ्य है इतिहास में लिखा हुई चीज़ें हैं, इनसे कोई इनकार नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ काम मैनेजमेंट के भी होते हैं। छिंदवाड़ा के सांसद हैं, वो भी उन्हें देखना है। भोपाल उनकी यात्रा बिल्कुल चलती रहती, जो मैनेजमेंट के काम हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं नकुल नाथ जी। कुछ जगह उनके दौरे कार्यक्रम बन रहे हैं, वो जाएंगे। तो ऐसा किसी बीजेपी के कह देने से या ये कह देने से इससे कांग्रेस को कभी फर्क पड़ता नहीं। अब मैं भी बोल दूं, उनके बहुत सारे नेता कहाँ गायब हैं बीजेपी के, सिंधिया के आते हुए गायब हो गए हैं। तो इसमें क्या है, अपनी अपनी पार्टी है, अब जिन हाथों में काम देना उन हाथों में काम दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वामित्व योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े कार्ड भौतिक तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 44 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस योजना पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। गौरतलब है कि इस योजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के हरदा जिले से रखी गई थी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के विकास के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था 24 अप्रैल 2020 को कि गांव की प्रॉपर्टी का, आबादी का मालिकाना हक जो जहां बसा हुआ है किसान, गांव के लोग, उनको दिया जाएगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की तरह। और वो घड़ी आ गई है। 11 अक्टूबर 2020 कल प्रधानमंत्री जी हरदा जिला और डिंडोरी जिले मध्य प्रदेश में 2 जिले जो पायलट प्रोजेक्ट में लिए, इनके किसानों को, गांव के लोगों को मालिकाना हक देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का गांव के किसानों की ओर से, मजदूरों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं कि सही मायने में उन्होंने गांव के लोगों को अब आजादी दिलाई है। आजाद तो भारत हो गया था 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आजादी दिलाने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कल जब किसानों के, गांव के लोगों के हाथ में स्वामित्व का पट्टा मिलेगा, प्रधानमंत्री स्वामित्व का मालिकाना हक का दस्तावेज, तब किसान आत्मनिर्भर होगा। अब वो बैंक से लोन ले सकेगा, लिमिट ले सकेगा, इंडस्ट्री लगा सकेगा, व्यापार कर सकेगा, व्यवसाय कर सकेगा और कोर्ट में जरूरत पड़ने पर जमानत में भी उसका उपयोग हो सकेगा। अभी तक वो प्रॉपर्टी तो थी लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, गांव वालों की कोई वैल्यू नहीं थी। गांधी जी का सपना कि असली भारत गांव में रहता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा, कांग्रेस ने तो पूरा नहीं किया लेकिन मोदी जी ने पूरा किया। और इसलिए सच्चे गांधीवादी इस देश में कोई प्रधानमंत्री हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हापुड़ की थाना देहात पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 3 दिन पहले हुए आकाश के कत्ल का आखिरकार खुलासा कर दिया। उन्होंने हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किया हुआ तमंचा भी मिला है। यानी कि पुलिस ने वो तमंचा भी बरामद कर लिया है। 6 अक्टूबर को शाम के समय थाना क्षेत्र में इंदिरागढ़ी मोहल्ले में व्यक्ति है आकाश मणि, इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना पर हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में इसमें टीम बनाई गई थी और इसमें सुरागसी पतारसी करके एवं पूरी जानकारी करके इसमें 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ये हत्या जो है कारित करी थी। इसमें एक व्यक्ति है मुनू डागा और दूसरा व्यक्ति है विकास उर्फ गोलू। इन दोनों की जो मृतक से दुश्मनी चल रही थी, जहाँ विकास उर्फ गोलू के घर पर जो मृतक था उसने कुछ वर्ष पूर्व फायरिंग करी थी और साथ ही कुछ ठेला लगाने वाला जो विवाद था इनके बीच चल रहा था। और जो दूसरा व्यक्ति है मोनूर डागा, उसने मृतक से पैसे ले रखे थे, तो वो पैसे जो मृतक है जो उससे पैसे की मांग करता था, तो इस चीज़ों से उनकी अनबन चल रही थी। तो इन दोनों व्यक्तियों ने एक प्लानिंग करके उस दिन, घटना के दिन जो है उस मृतक को जो है तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये जो अभियोग पंजीकृत हुआ है विवेचनारत है, विवेचना अभी जारी रहेगी इसमें, और गुण दोष के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। हाथरस में हुई घटना को लेकर मध्य प्रदेश के धार जिले पर निसरपुर चौकी पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में यूपी के हाथरस की घटना पर निंदा व्यक्त की गई। इसको लेकर आक्रोश जताया गया और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने का अनुरोध भी किया गया। ज्ञापन दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो बच्ची के साथ गैंगरेप और जो उसके साथ मारपीट हुई,
उसके संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निसरपुर ने यह आवेदन दिया है और उस संबंध में जो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ हैं प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ जो वहाँ पर बदसलूकी की गई उसके विरोध में हमने यहाँ पर एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निसरपुर की ओर से ज्ञापन दिया है। ने भी उनके साथ अन्याय किया है, उनके साथ जो भी उचित कार्रवाई हो की जाए उनके विरुद्ध अपन सौंपा है जो हाथरस की घटना के संबंध में उनके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निसरपुर के द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा है। वो बीते दिनों से वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भारत और नेपाल बॉर्डर का आवागमन बंद होने के बाद बॉर्डर के बाजारों को पूरी तरह बंद करवा दिया गया था, जिससे अब व्यापारियों की समस्याएं काफी बढ़ रही है। जहां एक और भारत के नागरिकों को नेपाल जाने के लिए नेपाल सरकार ने पूर्णतः रोक लगा रखी है, लेकिन नेपाल से भारत आने के लिए नेपाली नागरिक लगातार आवागमन कर रहे हैं। इसी को लेकर व्यापारी नेपाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में शुक्रवार को पालिया के गेस्ट हाउस में व्यापारी नेता रवि गुप्ता की अगुवाई में एक बैठक की गई। इस बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के माध्यम से बॉर्डर को खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है, पिछले 7 महीने से जो भारत नेपाल सीमा पे बसे बॉर्डर के व्यापारी हैं, जो कि भारत नेपाल सीमा 7 महीने से बंद है ना, तो व्यापारी काफ़ी बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं और एक दोहरापन चल रहा है। नेपाल की तरफ से नेपाली नागरिकों का प्रवेश हमारे भारत में हो रहा है, उन पर कोई भी प्रतिबंध हमारी भारत सरकार की ओर से नहीं है और भारत की ओर से जाने वाले मालवाहक वाहन जो हैं तो लगातार नेपाल को पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरफा रवैया ना चलने के विरोध में आज यह मीटिंग हम लोगों ने आयोजित की, जिसमें तिकुनिया, खजुरिया, बसई, संपूर्ण नगर, चंदन चौकी और बनगवा, पलिया समेत तमाम जगह के बॉर्डर के व्यापारी और व्यापारी नेता मौजूद रहे। हम भारत सरकार से मांग करने जा रहे हैं कि या तो इस बॉर्डर को पूर्ण रूप से पहले की तरह आम लोगों के लिए, भारत नेपाल के लोगों के लिए पहले की तरह खोल दिया जाए और ये दोहरापन बंद हो, या तो खोल दिया जाए या पूरी तरीके से सील कर दिया जाए, ना इधर से कोई आए ना उधर से कोई, अग्रिम आदेशों तक, जब तक कोई सहमति दोनों देशों के नेताओं में ना बने तब। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने अपने बयान में प्रभात झा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे लगता है प्रभात झा का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले कभी सिंधिया जी को भूमाफिया कहते थे और अब सिंधिया जी के साथ फाइनेंशियल तौर पर डील हो गई होगी, तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रभात जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। पहले कभी भूमाफिया करके सिंधिया जी को देते थे, अब उन्हीं भूमाफिया के साथ बैठ के मुझे लगता है थोड़ा फाइनेंशियल डील हो गई होगी, तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। पर गुलामी हम नहीं कराते, तो गुलामी तो आप सिंधिया जी की करो, अब ज्यादा बेहतर होगा। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, 28 की 28 सीटें जीतेगी भी कांग्रेस पार्टी, जमानतें भी जब भारतीय जनता पार्टी की होगी, पर हम आपसे गुलामी भी नहीं कराएंगे। पर मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे ही आपको शौक लग जाए और मानसिक संतुलन थोड़ा सा आपका खराब हो जाए। आईपीएल में बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने धोनी कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को मैच में 168 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में सीएसके 157 रन ही बना सकी और 10 रन से मैच हार गई। जिसके बाद आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की परफॉर्मेंस से नाराज एक फैन ने सोशल मीडिया पर सारी हदें पार कर दी। ट्रोलर्स ने धोनी की पत्नी साक्षी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी 5 साल की बेटी जीवा से रेप की धमकी तक दे डाली। एक्ट्रेस नगमा ने इस बात की निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि यह देश में आखिर हो क्या रहा है। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को देखकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित हो, जिससे अपराधों में कमी आ सके और अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जा सके। हाल ही में धान खरीदी की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में धान खरीदी के केंद्र बढ़ाने की भी बात की गई। किसानों को लाइन में लगने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि धान खरीदी की समुचित व्यवस्था भी
की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 69 यानी कि 69.77 लाख हो जाएगा। लेकिन राहत की बात तो यह है कि एक्टिव केस घटकर 9 लाख से कम हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए केस से ठीक हो रहे मरीजों का आंकड़ा लगातार ऊपर बना हुआ है। शुक्रवार को देश में 73,220 नए मामले आए, जबकि 82,292 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। यह लगातार 20वां दिन है जब नए केस 90,000 से नीचे रहे। इससे पहले 16 सितंबर को नए केस का आंकड़ा 97,860 के पीक तक जा चुका था। सरवटे बस स्टैंड का काम इंदौर के सभी विकास प्रोजेक्ट में सबसे धीमा चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर पर 5 लाख की पेनल्टी के बाद भी काम ने रफ्तार नहीं पकड़ी। खुद अधिकारी भी मान रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट इस साल पूरा नहीं हो सकेगा। सरवटे बस स्टैंड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 9.77 यानी कि 77 करोड़ में दिया गया था। अप्रैल 2019 में काम शुरू हुआ था। अगस्त 2020 तक इसे पूरा होना था, लेकिन बेसमेंट का काम ही नहीं हो सका। ग्राउंड फ्लोर का काम भी अभी चल रहा है। रिटेनिंग वॉल तैयार हो गई है, यानी कुल 50% का काम भी पूरा नहीं हुआ है। IIT इंदौर का दीक्षांत समारोह 19 अक्टूबर को ऑनलाइन होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर दीपक बी फाटक, निदेशक प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन सहित अन्य गणमान्य शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री IIT परिसर में तैयार हुए नए भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने आम आदमी की खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है। इस कारण देश में ई कॉमर्स का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों के साथ उनसे जुड़े सेलर्स को भी काफी फायदा हो रहा है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के आगर के सेलर हरीश धर्म दासानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़कर ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं। आज इनका सालाना टर्नओवर 30 करोड़ रुपए से अधिक है। देवास से लाखों रुपए के सरकारी अनाज चोरी करने का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शिप्रा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 ट्रक में भरकर जा रहे चोरी का सरकारी चना जब्त कर लिया है। साथ ही साथ RK सिंह ने बताया कि यह चना देवास के भारत वेयर हाउस से भरकर जा रहा था। भारत वेयर हाउस में सरकारी चना रखा हुआ था। इसी मामले में TI ने बताया कि जब्त किए गए सरकारी चने की कीमत 38 लाख रुपए है। इस मामले में दोनों ट्रकों के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रक जब्ती में ले लिए गए हैं। लेकिन इस मामले में मीडिया ने ड्राइवर से पूछताछ की तो उसका साफ तौर पर कहना है कि यह ट्रक देवास से भरकर इंदौर उद्योग नगर क्षेत्र में अग्रवाल की बेसन फैक्ट्री में ले जाया जा रहा था। इस मामले में दोनों ड्राइवर ने किसी पूरन जाट का भी नाम बताया है। फिलहाल शिप्रा पुलिस ने मामले में दोनों ड्राइवरों को आरोपी बनाया है। जानकारी के अनुसार इसमें मुख्य रूप से इंदौर के व्यापारी जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं देवास के अधिकारियों की सांठगांठ भी इस पूरे मामले में नजर आ रही है, जिसके चलते इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी अनाज यहां से चोरी होकर कहीं और जा रहा था। ध्यान रहे, जिले में इस तरह के वेयर हाउस कई हैं जिन्हें जिला प्रशासन ने किराए पर लेकर सरकारी अनाज भर रखा है। जिले भर में कई जगह से सरकारी अनाज की लगातार कालाबाजारी की जा रही है। किसने बताया तुमको ये गाड़ी ले जाने का? हमारे सेठ। क्या नाम है तुम्हारे सेठ का? पूरा नाम? पूरन सिंह जाट। पूरन सिंह जाट। ये कहाँ ले जा रहे हैं ये माल आप? उद्योग नगर में। चाय की फैक्ट्री में? क्या बनता है वहाँ पे? ये हमको नहीं मालूम। इसमें क्या भरा आपकी गाड़ी में? चने। सरकारी चने भरे? अनाज भर के ला रहे ट्रक में आपकी? कहाँ से ला रहे हैं? मतलब तो खुर्दा से ला रहे? तो खुर्द कहाँ से? तो खुर्द में किस जगह से ला रहे हैं? वेयर हाउस से ला रहे? सरकारी वेयर हाउस से। तो इसकी पर्ची वगैरह है आपके पास में? कहाँ है बताएं, टाटा पर्ची बताएं कहाँ है? हाँ तो बताएं। कहाँ जा रहा था ये माल? कहाँ जा रहा था? इंदौर किसके यहाँ जा रहा है? पार्टी वाले का जाए। पार्टी वाले का नाम? पार्टी का नाम क्या है? ये देवास के लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन शाखा है टोंक खुर्द की जी। वहाँ से ने चोरी करके भरा था जी। चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचना पे अपन ने पकड़ा था जी। और मौके पर इनके पास कोई कागजात नहीं मिले थे।
और पूछताछ पे इन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कि चोरी के उसमें इसको जब्त किया गया है और केस रजिस्टर्ड किया गया है। सर, ये जहां से निकला है वहां के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें लिप्त होने की शंका है। ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये इंदौर में जा रहा था किसी अग्रवाल के यहाँ पर। अभी ये भी इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। अब मैं पूछताछ करने के बाद फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी होगा, जो भी आरोपी होंगे उनको आरोपी बनाएंगे। सर, करीबन कितने का माल है ये लागत जो वहाँ की है? करीबन 18-20 लाख का है। सर, कितने बोरिया? एक मिनट, कुल मूल्य 38 लाख। 38 लाख। कितने बोरिया थे सर दोनों ट्रक में? करीब 900 के लगभग। अभी वर्तमान में कहाँ जाएगा? अब इसके तो और लोगों को ढूंढेंगे इसमें कौन कौन आरोपी हैं उसमें। फिर इसमें अभी प्रमुख आरोपी किनको बनाया गया? भाई ट्रक ड्राइवर मिले थे, ट्रक ड्राइवर को बनाया गया है। मतलब सर, जहाँ से माल भरा है और जहाँ जाना था वो दोनों लोगों भी आरोपी बनाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन में अगर साक्ष्य मिलते हैं तो हम जरूर बनाएंगे। सर, किसकी धाराओं में? धारा 380 IPC। अब ड्राइवर से हम पूछताछ करेंगे, उसके बाद फिर देखिए। इसमें कोई अग्रवाल है, कोई जाट है, ऐसे 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, उनके विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अगर साक्ष्य मिलते हैं तो हम बराबर कार्रवाई करेंगे। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला फिर रहेगा जारी। बने रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए सांवेर विधानसभा क्षेत्र के साथ ही ग्राम पंचायत बुढ़ानिया पंथ चंद्रावतीगंज में निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नगर मतदान केंद्र पर रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें सभी मतदाताओं को जागरूक किया गया और साथ ही साथ बताया गया कि पहले सारे काम छोड़ दो, पहले मतदान करो। ग्राम चंद्रावतीगंज में निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था, जिसके द्वारा यहाँ पर आम जन को और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया और मतदान के प्रति उनकी जागरूकता का एहसास दिलाया गया। 3 नवंबर को होने वाले मतदान में अधिकारियों द्वारा ये प्रतियोगिता करवाई गई है, जिसमें सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट देने के लिए जनता को जागरूक किया गया है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मात्रा में जाकर सबको मतदान करने के लिए बोला गया है। जनता से हमारे द्वारा भी यही अपील है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी तेज होता नजर आ रहा है। इसी के तहत कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू का शुक्रवार को सुबह देर रात्रि तक कई इलाकों में जनसंपर्क जारी रहा। साथ ही गुड्डू का जनसंपर्क कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलता रहा, जहां शुक्रवार को गुड्डू ने गवला, बीसा खेड़ी, तराना, कुडाना, देवली अनेक गांवों में पहुंचकर गली गली में ढोल धमाके के साथ स्वागत किया गया। गुड्डू को बुजुर्ग लोगों ने जीत का आशीर्वाद भी दिया। जब मैं देख रहा हूँ कि जिस टाइम पे मैंने रोड बनाए थे उतना ही रोड बना है और 3-3, 4-4 बार माननीय सिलावट जी यहाँ पे गेती मार के गए हैं और मैंने आश्वस्त किया है कि बीसा खेड़ी तालाब के उस टाइम पे घेरीकरण का काम भी मैंने करवाया था और रोड का भी करवाया था। अब हमारी पहली प्रायोरिटी होगी ये बीसा खेड़ी गांव जो हमारा है बहुत गड्ढे में, जिसको बोलते हैं हमारी गांव की भाषा में, इसको मैं पहला सर्व प्रायोरिटी मेरी रोड बनाने की रहेगी। यहाँ पे मैं रोड बनवाऊँगा, साथ साथ गौला का भी रोड जो बीच में छोड़ दिया गया है वो भी हम ठीक करवाएंगे, उसको भी हम बनाएंगे। और ये क्षेत्र जिस तरीके से मेरे समय पे तमाम सारे तालाब खुदे, तमाम सारी ग्रिड हम लोगों ने बनाई, तमाम डेवलपमेंट के रोड से लेके स्कूलों से लेके हमने स्वास्थ्य केंद्र तक बनाए, लेकिन ये क्षेत्र वहाँ के वहीं हैं, अभी उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है, उसकी आवश्यकता है। उसको हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जितने बड़े गांव हैं उसमें स्वास्थ्य सेंटर हम लोग। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट थाना टीटी नगर क्षेत्र में एक कपड़े की दुकान में शुक्रवार को आग लग गई। सूचना मिलते ही टीटी नगर थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को टीम ने सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग को काबू में कर लिया गया।
भोपाल में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। राजधानी में प्रदेश बीजेपी कार्यालय के पीछे श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस के गोडाउन में आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इस मामले की सूचना लगते ही फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सांवेर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से सांवेर के मंडी प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर 11 अक्टूबर को एक भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। यह जानकारी अध्यक्ष ऋषिराज सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। छतरपुर जिले के गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र में राम जानकी बिहारी जू आश्रम के महंत डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कंप्यूटर बाबा पर पीएनसी कंपनी का अवैध खनन रोकने पर फायरिंग का आरोप लगाया। कंप्यूटर बाबा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जानलेवा हमला करवाया है, जिसके चलते प्रदेश कार्यालय मंत्री ने कार्यवाही के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को पत्र लिखा है। मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, मैं गढ़ी मल्हारा थाना अंतर्गत ग्राम मलका श्री राम जानकी बिहारी जू आश्रम से महंत हूँ और मुझे जो है बहुत खतरा बढ़ गया है। इस समय कंप्यूटर बाबा ने मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी पहले दिलवाई और मैंने थाना हाजा गढ़ी मल्हारा में जैसे ही उसकी एप्लीकेशन दी जाके उतने में बस 7वें दिन रात्रि में 9:45 बजे गोलियों से उन्होंने छलनी करने का प्रयास किया। किसी तरह से दैव योग से मेरे प्राण बचे। मैं दाहिनी तरफ गाड़ी काट के भगा और मेरे प्राण बच गए। अब कंप्यूटर बाबा और जो जैन करके जो धमकी दे रहे थे, जो फ़ोन कर रहे थे, वो लोग किसी भी समय मेरी हत्या कर सकते हैं। मैं प्रेजेंट टाइम में भोपाल प्रदेश कार्यालय में आया हुआ हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी से मैं फरियाद करने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से कंप्यूटर बाबा और उनके जो शार्प शूटर हैं उनको निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से कांग्रेस हमेशा उन्हें गद्दार कहती आई है, पर हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पूरे सिंधिया घराने के साथ साथ माधवराव सिंधिया को भी गद्दार कह डाला। माधवराव सिंधिया को गद्दार कहने पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिवंगत नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बारे में कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री ने जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं वह वाकई आपत्तिजनक है। अत्यंत दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस में लंबा समय उन्होंने राजनीतिक तौर पर समर्पित किया, जिनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने का काम खुले संवाद में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से किया था, तारीफ की थी। अभी कुछ दिन पहले श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे कांग्रेस के नेता, और उन्हें गद्दार कहकर, माधवराव सिंधिया जी को गद्दार कहकर कांग्रेस ने अपने संस्कारों का परिचय दिया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सोच की भर्त्सना करती है, निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी घृणित राजनीति को कभी किसी भी तौर पर जायज नहीं ठहराती कि कोई दिवंगत नेता के बारे में इस प्रकार की घटिया निर्लज्जता के साथ में विचार व्यक्त करे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अब अपना आपा खो चुके हैं। गाली गलौज और दिवंगत नेताओं के बारे में भी इस प्रकार की सोच, जो दोगली सोच भी उनकी उजागर हो रही है, इसका किसी भी तौर पर तर्क संगत न्याय संगत ठहराने का काम भी नहीं हो सकता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी छोटी बड़ी हर अपडेट के लिए, चप्पे चप्पे की खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।